नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की जीके की पाठशाला में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए कुछ नए नए टॉपिक लाई हूँ पढ़ने के लिए, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी क्लास को शुरू करते हैं हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जो मैंने खुद लिखी है। आपको पढ़ाने में मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं खुद ही आपके लिए मोटिवेशनल कोट लिखने लगी हूँ। उसका उस मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सुनिए मेरी मोटिवेशनल कोट जो मैंने लिखी है अपने आप। क्यों ना आज कुछ नया करें हम, क्यों ना आज कुछ नया करें हम, अपने सपनों को पाने के लिए नींद और आलस से फिर लड़े हम। अपने सपनों को पाने के लिए नींद और आलस से फिर लड़े हम। विश्वास है एक दिन ज़रूर पाएंगे, विश्वास है एक दिन ज़रूर पाएंगे अपनी मंजिल के रास्ते को हम। विश्वास है एक दिन ज़रूर पाएंगे अपनी मंजिल के रास्ते को हम। तो दोस्तों, आपको मेरी मोटिवेशनल कोट कैसी लगी ये भी बताइएगा कमेंट बॉक्स पे लिख के। अब दोस्तों, हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं थोड़ा सा पिछला रिकैप करके। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है। संविधान होता है मौलिक नियमों का समूह। फिर मैंने आपको संविधान के अंतर्गत मौलिक नियम जो आते हैं उन मौलिक नियमों के बारे में बताया था कि कितने मौलिक नियम हैं और उनके अनुच्छेद भी बताए थे। फिर उनके साथ मैंने आपको बताया था संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार के बारे में बताया था कि दो तरह के प्रकार होते हैं संविधान के। एक होता है दस्तावेज के आधार पर और दूसरा होता है राजनीति के आधार पर। अब दस्तावेज में भी दो तरह के आधार आते हैं, एक तो लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। लिखित संविधान के बारे में मैंने बताया था आपको, जहां मौलिक नियमों को एक पुस्तक में रख दिया जाता है उसे लिखित संविधान कहते हैं। और अलिखित संविधान में कोई पुस्तक नहीं होती है, उनके अलग अलग भाग होते हैं, बटे हुए होते हैं, उन्हें अलिखित संविधान कहते हैं। फिर मैंने आपको राजनीति के आधार पर पढ़ाया था एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। अब उससे आगे हम दोस्तों पढ़ते हैं भारत का संवैधानिक इतिहास। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? भारत का संवैधानिक इतिहास। इसमें दोस्तों आज हम यूरोपीय कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जो मसाले होते थे वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते थे और यूरोपियों को वो मसाले बहुत अच्छे लगते थे। अब यूरोपियों को वो मसाले क्यों अच्छे लगते थे? क्योंकि वह नॉन वेजिटेरियन थे। तो नॉन वेजिटेरियन में जो ये मांस होता था वो अगर ऐसे ही रख दिया जाएगा तो वह जल्दी ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर उसे मसालों में मिलाकर रख देंगे तो वह बहुत दिन चल जाता था। इस कारण यूरोपियों को ये मसाले बहुत अच्छे लगे और उन्होंने भारत से ये मसाले मंगाने शुरू करे। इन मसालों को मंगाने के साथ ही यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन भी शुरू हुआ। अब देखते हैं हम कैसे उनका भारत में आगमन शुरू हुआ। तो दोस्तों, जो है भारत मसालों के लिए तो बहुत प्रसिद्ध था, ये मैंने आपको बताया था। और यूरोपीय कंपनियों को मसालों की पूर्ति हो रही थी। कैसे हो रही थी उस टाइम पे? उस टाइम पे कोई समुद्री जहाज़ तो थे नहीं, कोई हेलीकॉप्टर भी नहीं थे, सिर्फ स्थल मार्ग थे। स्थल मार्ग के द्वारा मसालों की यूरोपीय कंपनियों को आपूर्ति करवाई जाती थी, उन्हें दिया जाता था मसाला। फिर जब यूरोपीय कंपनियों का
को जब मसालों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो जो एक कुस्तुनतुनिया है, कुस्तुनतुनिया, उसके इलाके पर ऑटोमन साम्राज्य ने अपना कब्जा कर लिया कुस्तुनतुनिया पर। और जब वो स्थल मार्ग से मसाले ले जाते थे तो कुस्तुनतुनिया रास्ते पर पड़ता था, और उससे आगे ये जब मसालों की डिलीवरी होती थी तो वो बहुत सारा टैक्स लेते थे ऑटोमन साम्राज्य के लोग। तो दोस्तों जब वो टैक्स लेने लगे तो फिर यहीं से कहते हैं कि पुनर्जागरण शुरू हो गया। अब पुनर्जागरण कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जब मसालों को वहाँ से स्थल मार्ग से ले जा रहे थे तो बहुत सारा टैक्स ले रहे थे, और वो टैक्स नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इतना तो मसाला हम ले जाएंगे वहाँ तक और उतना तो हम टैक्स दे देंगे। इसलिए वहाँ के जो विद्वान हैं कहते हैं, और जो यूरोपीय कंपनियों के विद्वान थे, वो टैक्स देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम समुद्री मार्ग को खोजें। आज के टाइम पे आप भी जानते हैं कि एक तो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ और ये समुद्री मार्ग से बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह में हम पहुंच सकते हैं स्थल मार्ग की अपेक्षा। तो दोस्तों यहीं से कहते हैं कि नए समुद्री मार्गों की खोज हो गई। तो सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज करी थी, किसने करी थी समुद्री मार्ग की खोज? तो जब समुद्री मार्ग की खोज की थी तो की थी 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जो है, इनकी सहायता से, जो इन्होंने सहायता ली वास्को डी गामा ने, किसके लिए? गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की इन्होंने सहायता ली, और कालीकट के राजा जमोरिन से व्यापार का अधिकार भी ले लिया। तो दोस्तों ये समुद्री मार्ग की खोज के द्वारा इनका ये जो मसालों का व्यापार है ये तो अच्छा हो ही गया, और साथ ही साथ पुर्तगाली कंपनी भी सबसे पहले भारत में क्या कहते हैं, एक तरह से राज्य करने लगी। अब आपको पता है कि भारत में पुर्तगाली कंपनियों का आगमन हुआ था, तो सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया था? डच के बाद कौन आया था? अंग्रेज। अंग्रेजों के बाद आए थे डेनिस, और डेनिस के बाद आए थे फ्रांसीसी। तो सबसे अंत तक किसका अधिकार रहा हमारे भारत पर? अंग्रेजों का अधिकार रहा। तो ये सारी शुरुआत इसी से हुई। किससे हुई? ये मसालों के आवागमन से। फिर जब समुद्री मार्ग खुल गए, फिर इन्होंने सोचा कि भारत में तो बहुत संपत्ति है, बहुत धन है भारत में, हम भारत में राज्य करेंगे तो हम बहुत अच्छा आधिपत्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सोचा इन यूरोपीय कंपनियों ने, और एक तरह से ये भारत में शासन करने के लिए ही आए थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक के पीछे दूसरा कंपटीटर आ जाता है, उसी तरह इनका भी हुआ यूरोपीय कंपनियों का। पहले पुर्तगाली आए, फिर उनके पीछे डच आ गए, फिर डच के बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेज के बाद डेनिस आ गए, डेनिस के बाद फ्रांसीसी आ गए, और सबसे ज़्यादा अधिकार किसका था? अंग्रेज़ों ने कर लिया था भारत पर। भारत से सबसे लास्ट में कौन गए? अंग्रेज गए। तो दोस्तों कहते हैं कि 15वीं सदी के अंत में यूरोपीय कंपनियों का आना शुरू हो गया था, और 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने अधिकार किया था 19वीं सदी में। तो दोस्तों आपको मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे अगली क्लास में मैं आपको इससे आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगी।
तब तक के लिए आप इसे रिपीट करके एक बार और सुन लीजिएगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें। थैंक यू।